हेलो गाइस, तो मैंने आपको काफ़ी सारे जूलॉजी के टॉपिक में जो जो सवाल हैं इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट करवा दिए हैं। आज मैं आपको आनुवंशिकी के सवाल करवाने वाली हूँ। इसके बाद में अपना जगत वर्गीकरण बचेगा, उसके बाद में मैंने अपन बॉटनी स्टार्ट करने वाले, ठीक है। और आपको बोला है जैसे ही बायो के एक बार के लिए ये सवाल हो जाएंगे, अपन केमिस्ट्री के और फिजिक्स के सवाल देखेंगे, ठीक है। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि आई थिंक 70+ सवाल होने वाले हैं आनुवंशिकी के, और आनुवंशिकी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो इतना टाइम देना तो बनता है। फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि हाफ आवर में आपको सारे करवा दूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उत्परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत पूछा है आपसे। देखो, मैं गलत और सही बहुत गलत कर जाती हूँ, ठीक है। कुछ बच्चे मेरे को बताते भी हैं, मैम आप सवाल के अंदर सही पूछा था, आपने गलत बता दिया, तो सॉरी उसके लिए। बट ये पता नहीं क्यों ये सिली मिस्टेक मैं हर जगह करती हूँ, बट आजकल मैं ऐसे गोला कर लेती हूँ ताकि मुझे ध्यान रहे कि गलत ही पूछा है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी दिक्कत है तो प्लीज़ आप भी ध्यान रखना इस चीज़ का, क्योंकि एक अगर आपने सही और गलत में ही गलत पढ़ लिया तो आपका वो सवाल आता हुआ भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारा गलत गलत हो चुका है। अब सवाल देखते हैं, पर सवाल सही करेंगे। तो इसमें गलत कथन पूछा है, तो ये जो ऑप्शन बी है ना वो गलत है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कैंसर कोशिकाओं में साधारणतः गुणसूत्रों में विपत्तन हुआ देखा जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके अंदर ऑप्शन ए सी डी करेक्ट है। तो देखते हैं, 3 नई जानकारियां लेते हैं यहाँ से कि क्षार जोड़ों के विलोपन तथा निवेशन होने से फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो क्षार जोड़ों का विलेपन होता है या निवेशन होता है तो उससे फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कैसे होते हैं। यूवी तथा गामा किरणें उत्परिवर्तजन्य होती है, ये भी चीज़ ध्यान रखना। डीएनए के अकेले ही क्षार के जोड़े में परिवर्तन होने से उत्परिवर्तन नहीं होता। देखो, डीएनए आपको पता है द्विलड़ी होता है, ऐसे, है ना। ये डीएनए टाइप की स्ट्रक्चर हल्की हल्की लग तो रही है, बाकी आप मान लेना डीएनए है, ठीक है। तो डीएनए के अगर एक लड़के अंदर ही कोई क्षार में परिवर्तन हुआ है तो उससे उत्परिवर्तन नहीं होता है, दोनों में होना जरूरी है, ठीक है। परीक्षार्थ संकरण किस लिए किया जाता है? तो परीक्षार्थ संकरण किसके लिए किया जाता है? तो परीक्षार्थ संकरण किया जाता है पूर्व घोषणा करने के लिए 2 विशेषक सहलग्न या सहलग्न है या नहीं के द्वारा, ठीक है। मतलब जब परीक्षार्थ संकरण करा जाता है तो ये पता किया जाता है। एक संकर संकरण की F2PD में समयुग्मजी संतति किस अनुपात में होती है? तो मैंने आपको पहले ही बोला है, अगर आप आनुवंशिकी के सवाल देख रहे हो, इसके मतलब या तो सवाल के बाद में ये टॉपिक पढ़ना है या फिर टॉपिक पढ़ने के बाद में सवाल देखने, ठीक है, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो एक संकर संकरण की F2PD में समयुग्मजी संतति किस अनुपात में होती है? तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 1:1 में। 2 जीव बाह्य रूप में समान हो परंतु उनकी जीनी संरचना जो है वो भिन्न हो तो उसे क्या कहते हैं? मतलब 2 जीव हैं, बाहर से देखने पर एकदम सही लग रहे हैं, बट जीन संरचना जो है उनकी डिफरेंट है। बाहर रूप मतलब फिनोटाइप की बात हो रही है, क्योंकि आपको पता है ना लक्षण प्रारूप को फिनोटाइप बोला जाता है, बट उनकी जीनी संरचना डिफरेंट है, तो उन्हें क्या कहेंगे बताओ फटाफट से। तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फिनोटाइप, कि जो 2 जीव है उनका बाहर रूप में तो वो समान है परंतु उनकी जीनी संरचना भिन्न भिन्न है। एपिसोम्स एक कारक हो सकता है, तो एपिसोम्स एक कारक हो सकता है। एपिसोम कारक किसका है? तो ध्यान रखना, कोशिका द्रव्य वंशागति में अनुलेखन के दौरान एक निश्चित क्रम में इंट्रॉन्स का निष्कासन एवं एक्सॉन्स के जोड़ने को कहते हैं। तो ऑप्शन डी स्पाइसिंग्स, ठीक है। एक मेंडेलियन संकरण में F2PD दी जीन, अब जैसे मैंने आपको बताया कि अनुलेखन के दौरान एक निश्चित क्रम में इंट्रॉन्स का निष्कासन एवं एक्सॉन्स के जोड़ने को कहते हैं। आप ये कॉपी के इस तरफ लिखोगे, इस तरफ लिखोगे, आप स्पेलिंग्स खुद से मेहनत करो, ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा, ठीक है। हर काम मैम नहीं कर सकते। एक मेंडेलियन संकरण में F2PD जीन प्ररूपी एवं लक्षण प्ररूपी दोनों प्रकार से एक समान अनुपात 1:2:1 प्रदर्शित करती है यदि निम्नलिखित को दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि अपूर्ण प्रभाविता के साथ एक संकर संकरण को दर्शाता है ये चीज़। मोनोहाइब्रिड अनुपात होता है, तो मोनोहाइब्रिड अनुपात के बारे में पूछे तो आप 3:1 की तरफ जाओगे। नीचे दिए जा रहे आरेखीय निरूपण में मानवों में पाए जाने वाले एक खास प्रकार के विशेषकों का वंशागति प्रतिरूप दर्शाया गया है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा है जो इस प्रतिरूप का एक उदाहरण हो सकती है। एक काम करो, बहुत बड़ा सवाल है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। अब देखो, इन्होंने ये बताया कि मादा है, नर है, ऑब्वियस है ये माता होंगी, ये पिता होंगे। अब पुत्री और पुत्र, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये चीज़ बतानी है कि इसके अंदर
मतलब ये जो आपको दिया गया है वो किसका उदाहरण, तो ध्यान रखना ये हीमोफीलिया का उदाहरण है, हीमोफीलिया रोग का उदाहरण है। इसके अंदर मादा मतलब माता पिता से ये जो आपको पता है ना हीमोफीलिया एक जेनेटिक रोग है, तो इसमें ये चीज़ बोली गई है कि पेरेंट्स से आपकी संतति में भी देखने को मिला है। ठीक है, तो इसके अंदर हीमोफीलिया ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, दोनों पैतृकों में अप्रभावी जीन्स उत्तरदायी होते हैं। तो दोनों पैतृकों में जो अप्रभावी जीन्स होते हैं वो किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, तो याद रखना कॉन्जेनाइटल रोग के लिए। ठीक है, यदि डीएनए के एक सूत्र में नाइट्रोजनी क्षारकों का क्रम ATCTG हो तो इसके पूरक आरएनए सूत्र का क्रम क्या होगा। यहाँ पे ATCT और G है। ठीक है, अगर आपको सही से नहीं दिख रहा होगा इसीलिए बना दिया, तो ध्यान रखना UAGAC हो जाएगा। ठीक है, ये वही है एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, है ना, गुआनिन। यदि डीएनए में 10% गुआनिन उपस्थित है तो इसमें थायमिन उपस्थित होगी। तो अगर डीएनए में 10% गुआनिन है तो थायमिन कितना होगा, आपसे ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन बी करेक्ट है, 40%। निम्नलिखित में से किस एक में डीएनए के भीतर विलोमानुक्रमी अनुक्रम दर्शाया गया है। तो डीएनए के अंदर विलोमानुक्रमी अनुक्रम किसके अंदर दर्शाया गया है, तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि 5 डेज से 3 डेज तक। आपको ही पता है ना गुआनिन सी के साथ में टी के साथ में जुड़ता है, तो ये वही है कि 5 डेज से 3 डेज तक कोई एक है, एक लड़ी है उस तो 3 डेज से 5 डेज से जोड़ेंगे। और जो गुआनिन होता है जी होता है वो सी के साथ में जुड़ता है, ए जो होता है वो टी के साथ में। तो ये वही है जिसमें आपको ये भी याद करवाया जाता है कि नाइट्रोजनी क्षारकों के बीच में कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं और कौन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, कौन ट्रिपल बॉन्ड से। तो जाकर अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो ये जरूर पढ़ लेना, पिरिमिडिन क्षार वगैरह। ठीक है, पिरिमिडिन और प्यूरिन क्षार। ठीक है, देख लो आज भी मुझे पिरिमिडिन और प्यूरिन का नाम याद है। लिटरली मुझे ये नाम पहले नहीं याद था, अभी समझाते समझाते ये नाम याद आया क्यों। और आई थिंक मैं करेक्ट हूँ इस चीज़ में, क्योंकि ये बटे होते हैं पिरिमिडिन और प्यूरिन क्षार में। उसके बाद में इनको बताया जाता है कि कौन किसके साथ जुड़ रहा है। और इसके अंदर आपको पता है सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है कि आरएनए के अंदर यूरेसिल का नाम जिक्र होता है और यहाँ पर ये सब चलते हैं डीएनए में। तो डीएनए आरएनए वाला ये लड़ियों वाला टॉपिक तो अच्छे से कर लेना, मैं पहले ही बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे भी घुमा करके आपसे पूछा जा सकता है, इसका करेक्ट ऑर्डर बता दो उल्टे का। एक सामान्य दृष्टि वाला व्यक्ति जिसके पिता वर्णांध थे, मतलब अंधे हैं, एक ऐसी स्त्री से विवाह करते हैं जिसके पिता भी वर्णांध थे। इस व्यक्ति को प्रथम संतान के रूप में एक पुत्री प्राप्त होती है। इस बच्ची के वर्णांध होने की कितनी संभावना है, तो इसके अंदर 0%, क्योंकि आपको भी पता है, आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा, अगर कोई अंधा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनके बच्चे भी अंधे होंगे, क्योंकि ये कोई आनुवांशिक रोग नहीं है जो आपकी मतलब उनके संतति में भी देखने को मिले। ठीक है, तो 0% ध्यान रखना इस चीज़ का। डीएनए के घुमाव में होते हैं, तो डीएनए के एक घुमाव में कितने होते हैं, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स के 5 जोड़े, न्यूक्लियोटाइड्स के 10 जोड़े, या न्यूक्लियोटाइड्स के 20 जोड़े, या न्यूक्लियोटाइड्स के 40 जोड़े। तो इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा कि न्यूक्लियोटाइड्स के 10 जोड़े होते हैं। मेंडल द्वारा लिए गए 7 विपरीत लक्षण कितने गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं, तो ध्यान रखना मेंडल द्वारा लिए गए 7 विपरीत जो लक्षण थे वो कितने गुणसूत्र पर थे। आपको पता है ना मेंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 4 पर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन डीएनए में अनुलेखन इकाई का एक भाग नहीं है, तो अनुलेखन इकाई का कौन सा भाग नहीं है, तो इसके अंदर प्रेरक, समापक, वर्धक या संरचनात्मक जीन। तो जो प्रेरक है वो अनुलेखन इकाई का भाग नहीं है। इसके अलावा वर्धक, समापक, संरचनात्मक जीन है। डीएनए द्विगुणन की सेमी कंजर्वेटिव विधि का प्रायोगिक प्रदर्शन किया था, तो वाटसन एवं क्रिक ने, बाउडन एवं पियरे ने, मैसेल्स व स्टाहल ने, या फिर खुराना एवं नीरेनबर्ग ने। तो किसने किया था, चलो बताओ फटाफट। तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मैसेल्स व स्टाहल ने। 1959 में कृत्रिम डीएनए के संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, मतलब किन्होंने कृत्रिम डीएनए बनाया था और जिनको 1959 में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार भी मिला था, तो वो थे कोरेनबर्ग को। ठीक है, आपसे सब पूछा जा सकता है कृत्रिम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, तो ध्यान रखना कोरेनबर्ग ने। जीन को आधुनिक परिकल्पना के अनुसार ये है, तो जीन के आधुनिक परिकल्पना के अनुसार इसके अंदर डीएनए जो है वो कार्यात्मक इकाई के रूप में होता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु कोशिका में एक उत्प्रेरक की भांति भी कार्य करता है, तो
इनमें से कौन है जो जीवाणु, मतलब कौन सा जीवाणु जो जीवाणु कोशिका में उत्प्रेरक की भांति काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर 23S RNA, ठीक है, यह जो है वो उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान के इतिहास में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने निम्नलिखित के विकास में योगदान दिया है। तो जीव विज्ञान के इतिहास में जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उन्होंने किसके विकास में अपना योगदान दिया है, तो ध्यान रखना बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, ठीक है। मनुष्य में युग्मनज कोशिका की निम्नलिखित में से कौन सी दशा में एक सामान्य मादा शिशु जन्म लेगा। तो युग्मनज कोशिका की निम्नलिखित में से कौन सी दशा के अंदर नॉर्मल शिशु जन्म लेगा, तो ध्यान रखना मादा शिशु पूछा है आपसे, है ना। ऑब्वियस है मादा शिशु और नर शिशु दो ही तो नाम होंगे, तो इसके अंदर 2 एक्स गुणसूत्र होंगे। आपको भी पता है एक्स जो होते हैं वो किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, लड़की के लिए, और XY जो होते हैं वो लड़की के लिए। DNA पॉलीमरेज एंजाइम की खोज किसने की थी। तो DNA पॉलीमरेज की जो एंजाइम की खोज है वो कॉर्नबर्ग ने की थी, वेरी इंपॉर्टेंट। यदि DNA स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड का क्रम, देखो मैंने बोला था ना क्रम पूछ लिया जाता है, तो mRNA में न्यूक्लियोटाइडों का क्रम क्या होगा। तो आपको पता है RNA में सिर्फ इतनी सी बात है कि इसके अंदर जो एडेनिन है वो यूरेसिल से जुड़ा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि AU से, TA से, TA से, GC से और CG से, ठीक है। ये है तो आपको याद ही करना पड़ेगा, मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि कौन किसके साथ जुड़ता है, फिर तो आपको चाहे कैसे भी घुमा फिरा के क्रम पूछे आप निकाल लोगे। श्रृंखला समापन प्रकूट है, तो इसमें श्रृंखला समापन प्रकूट है UAG, UGA, UAA। हॉलेंड्रिक जीन कहाँ उपस्थित होते हैं। तो हॉलेंड्रिक जीन कहाँ उपस्थित होते हैं, ये होते हैं वाई गुणसूत्र पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है कि वाई गुणसूत्र पर किस प्रकार के जीन होते हैं। तो एक सवाल में देख लो 2 सवाल छुपे हुए हैं। यही मैं बोलती हूँ कि अगर आप सवाल देख रहे हो तो ये देखा करो और कितनी तरह से इसको पूछा जा सकता है। नीचे DNA सूत्र के एक भाग का प्रतिदर्श दिया गया है जिसमें विपरीत सूत्रों पर क्षारक क्रम प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। उपरोक्त क्रम में विशिष्ट बात है विलोपन उत्परिवर्तन, प्रारंभ प्रकूट, क्षारक युग्मों का पैलिंड्रोमिक क्रम या द्विगुणक पूर्ण। तो इसके अंदर ये क्या शो कर रहा है, तो क्षारक युग्मों का पैलिंड्रोमिक क्रम, ठीक है। मॉर्गन तथा उनके सहयोगियों द्वारा वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत के प्रायोगिक सत्यापन हेतु फल मक्खी अर्थात ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर को सर्वाधिक उपयुक्त पाया गया, क्योंकि मतलब फल मक्खी जो है, फल मक्खी कौन सी है, पहली बात तो यही पता होनी चाहिए, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। इनको इनके मतलब इन्होंने जब मॉर्गन ने वो किए थे प्रैक्टिकल, तो इनको ही ज़्यादा उपयोगी क्यों माना है। तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि ये लगभग 2 सप्ताह में अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेती, तो ऑब्वियस है इनका अच्छे से जीवन चक्र के ऊपर ध्यान रखा जा सकता है, 2 हफ्ते में पूरा प्रैक्टिकल किया जा सकता है। अदरवाइज जैसे इंसान है कितने सालों तक जीता है, हाँ कोई हो सकता है प्रैक्टिकल, नहीं बाबा। तो इसीलिए इनका जीवन चक्र कम है, इसीलिए लाभप्रद। लेक ऑपेरोन में सम्मिलित होते हैं, तो लेक ऑपेरोन में क्या सम्मिलित होते हैं, तो लेक ऑपेरोन के अंदर एक नियंत्रक जीन तथा 3 संरचनात्मक जीन सम्मिलित होते हैं। DNA का एक खंड जो अपनी स्थिति बदल सकता है, तो DNA का कौन सा खंड है जो अपनी स्थिति बदल सकता है, तो उसको क्या बोलोगे, ट्रांसपोजोन, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में काम करती हूँ नेक्स्ट, ये 13 मिनट के हो गए, चलो 2-3 सवाल और देख लेते हैं, ठीक है। यूकेरियोट में प्रारंभिक प्रकूट होते हैं, तो यूकेरियोट जो होते हैं उसमें प्रारंभिक प्रकूट होता है AUG। मेंडल ने सफ़ेद पुष्प वाले अप्रभावी मटर के पौधे का शुद्ध लाल पुष्प वाले प्रभावी पौधे के साथ संकरण कराया, तो प्रथम पीढ़ी में क्या होंगे। मेंडल ने क्या लिया है, देखो सफ़ेद पुष्प लिए हैं, है ना, पर अप्रभावी मटर। और आपको भी पता है प्रभाविता के नियम के अकॉर्डिंग जो प्रभावी होते हैं वही देखने को मिलता है, और लाल पुष्प वाले लिए प्रभावी पौधे। तो बताओ क्या होगा, तो इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट होगा कि सभी लाल पुष्प वाले पौधे होंगे। क्यों, क्योंकि जो प्रभावी लक्षण है वो ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो मेंडल अपने प्रयोगों में सहलग्नता को नहीं पहचान सके, क्योंकि मेंडल अपने प्रयोगों में सहलग्नता के बारे में कोई बात नहीं करते, क्योंकि उनके द्वारा लिए गए जो लक्षण थे वो भिन्न भिन्न गुणसूत्रों पे थे, ठीक है। और जब अलग अलग गुणसूत्रों की बात की ना उन्होंने, तो सहलग्नता जैसा कुछ भी रोल आया ही नहीं उनके सामने, तो उन्होंने इसके बारे में बात भी नहीं की। क्वेश्चन नंबर 35 है 9331 का अनुपात किस कारण 97 में रूपांतरित होता है। तो ये अनुपात दे रखा है, बताओ ऐसा क्या करा कि 97 में कन्वर्ट हो गया, तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन के द्वारा, ठीक है। तो ये अपने 35 सवाल कर लिए हैं, इसके बहुत सारे सवाल हैं, तो नेक्स्ट वीडियो बनानी पड़ेगी।
मैम की हालत ख़राब हो गई है, ठीक है बोलते बोलते। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय। अब आप सोच रहे होंगे कि 15 मिनट की वीडियो में मैम की हालत ख़राब हो गई, तो बेटा ऐसा नहीं है, ये सारी वीडियोस एक दिन रिकॉर्ड होती है जब मुझे टाइम मिलता है तब, बट आपको ये एक दिन के बाद में एक एक दिन मिलती है, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ कंटेंट डेली चैनल पर डालना ज़रूरी होता है। बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, देखो मैं पहले ही बोल रही हूँ आपको।